बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट पार्ट में इतना पढ़ लिया था, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि वाई मोलैलिटी इज़ प्रेफर्ड और मोलैरिटी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जब हम एक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है ना, और वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लो हम सॉल्ट NaCl को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सोल्यूबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, सोल्यूबिलिटी के। ये क्या कह रहा है कि जब भी अगर हम एक सॉलिड सोल्यूट को, अगर हम एक सॉलिड सोल्यूट को क्या कर रहे हैं बच्चों, डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, है ना। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है, इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, डिसोल्यूशन। यानी कि हम सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। अब एक और बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम लिक्विड के अंदर ऐड करते चले जाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया, तो वो उसके अंदर कुछ कंसंट्रेशन हुई सॉल्ट की, उसके बाद मैंने एक और स्पून ऐड कर दिया, है ना, तो वो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। उसके बाद मैंने एक और स्पून ऐड कर दिया तो वो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। उसके बाद एक और ऐड कर दिया तो वो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते चले जाएंगे, उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन क्या कह रहा है, एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि भाई मैंने, मान लो मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर मैं ये सोल्यूशन बना रही हूँ 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसी टेम्परेचर पे मैं जब तक क्या करती रहूँगी, सोल्यूट को उसके अंदर ऐड करती रहूँगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा, मैं फिक्स टेम्परेचर की बात कर रही हूँ क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। हम अभी क्या बात कर रहे हैं, फिक्स टेम्परेचर पे बात करें, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर सोल्ट जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। मान लो मैंने इसके अंदर 7 स्पून्स डाल दिए, ठीक है। उसके बाद जब मैं फर्दर 8th स्पून जो डाल रही हूँ, है ना, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है वाटर के अंदर, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है वाटर के अंदर। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों होता है कि मान लो ये हमारा वाटर है, ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया बहुत सारा। अब जब हम उसके अंदर फर्दर ऐड करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो जब हम फर्दर सोल्यूट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो वो यहीं पे अपने सोल्यूट जो अपनी सॉलिड सोल्यूट है उसकी सरफेस के ऊपर कोलाइड होने लग जाते हैं ना। कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ा था ना आप लोगों ने 9th क्लास में। तो ये सॉलिड सोल्यूट की सरफेस के ऊपर कोलाइड होने लग जाएंगे, और कोलाइड होने की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा। यानी कि जितना सोल्यूट हम फर्दर ऐड करेंगे, वो दोबारा से वापस किस में चेंज हो जाएगा, सोल्ट में, क्रिस्टल बन जाएंगे सोल्ट के दोबारा से, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे आके क्या होता है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सोल्ट हम ऐड करते चले जाएंगे उतना ही वापस बनता चला जाएगा। तो हमें क्या लगेगा कि सोल्ट उसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे आके एट अ गिवन टेम्परेचर, बच्चों फिर से बता रही हूँ कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो ही हम ये बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। सोल्यूबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी बताऊंगी, है ना। एट अ गिवन टेम्परेचर जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, फर्दर सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। यानी कि उस टाइम पे हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, जब तक कि उसके अंदर फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व होता चला जा रहा था, वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड,
ठीक है, जब तक कि उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, सोल्ट ऐड हो रहा है, तब तक वो अनसेचुरेटेड है। लेकिन वो पॉइंट जिसके बाद उसके अंदर फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? अब वो सॉल्यूशन कैसा हो चुका है? सैचुरेट हो चुका है, उसके अंदर फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो अलग बात है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हीट किया जाए तो वो वापस से अनसैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? एट अ फिक्स टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गई समझ में। नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो क्या कह रहा है कि अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ले लिया कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैंने लिया है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो मैं इस 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकती हूँ, दैट इज नोन एज इट्स सोल्यूबिलिटी। यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, याद रखना सोल्यूट कम अमाउंट में, सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में, तो जितना सोल्यूट मैं 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में ऐड कर सकती हूँ, दैट विल बी नोन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोलवेंट या दैट सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। ठीक है, अब आती है बात फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमने सोल्यूबिलिटी पढ़ लिया, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, सैचुरेशन पढ़ लिया। अब आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। भाई कितना सोल्यूट ऐड होगा इसके अंदर, वो हम कैसे पता करेंगे? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहली बात तो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड करेगा इसके ऊपर? और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? ये टेम्परेचर के ऊपर। दो फैक्टर्स हो गए, पहला तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट और दूसरा हो गया टेम्परेचर। अब इनको अगर हम इंडिविजुअल पढ़ना चाहें तो देखो, सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो इसके अंदर क्या होगा, ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगेगा इसमें, लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो इसके अंदर होता क्या है कि जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं, है ना, तो हमारा क्या होता है कि हम ऐसे दोस्त ढूंढते हैं जो हमारे जैसे हों, है ना, जो नेचर में भी कैसे हों, हमारे जैसे हों, हमारी तरह सोच रखते हों, तो उनके साथ हमारी ज़्यादा बनती है, तो हम उन्हीं के साथ रहना शुरू कर देते हैं, वही हमारे दोस्त बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात हमारे सोल्यूट और सोलवेंट की है। लाइक डिजोल्व लाइक कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक जैसे नेचर के होंगे केमिकली, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो पोलर सोलवेंट है, ठीक है, वो डिजोल्व करेगा किसको? पोलर सोल्यूट को। और जो नॉन पोलर सोलवेंट है वो किसको डिजोल्व करेगा? नॉन पोलर सोल्यूट को। ठीक है, जैसे NaCl है, सॉल्ट है हमारा, ठीक है, वो ऐड कर रहे हैं हम किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये सोलवेंट है, ये सोल्यूट है। ये भी कैसा है? आयनिक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये भी कैसा है? आयनिक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दोनों आयनिक हैं, दोनों पोलर हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? डिजोल्व करेंगे। ठीक है, अब सेकंड बात आती है, मान लो दोनों ही नॉन पोलर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सोल्यूट की बात करूं, अगर मान लो हमारा नेप्थलीन है, ठीक है, जो कपूर होता है हमारा नेप्थलीन है। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। दो बेंजीन रिंग आपस में एक साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है, उसका ये हो गया नेप्थलीन। दूसरा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन भी क्या है? नॉन पोलर। नेप्थलीन भी नॉन पोलर, एंथ्रासीन भी नॉन पोलर। इसके अंदर कितनी रिंग्स होती हैं? 3 रिंग्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर क्या फॉर्मूला होता है इसका? कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड लगेंगे? ये ऐसे करके इसमें डबल बॉन्ड लग गए। ठीक है, ये हो गया एंथ्रासीन। दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो ये डिजोल्व भी किस में होंगे? किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि बेंजीन हो गया। जैसे कि क्या हो गया? बेंजीन। बेंजीन क्या है हमारा? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये डिजोल्व भी किसके अंदर होंगे बच्चों? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बात आ रही है कि ये जो सेम आपस में डिजोल्व हो रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब ये क्यों एक दूसरे के साथ ऐसे डिजोल्व हो रहे हैं? देखो अगर हम बात करें आयनिक की बात करें तो क्या होगा? NaCl अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव। वाटर अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, जब भी हम NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे ही ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव को। ठीक है, तो बच्चों होगा क्या कि जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से, जैसे वाटर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वाटर अट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो NaCl के बीच में जो खुद की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब एक दूसरे, इसको अट्रैक्ट करेगा ये, इसको अट्रैक्ट करेगा ये, तो इसकी वजह से क्या होगी, इन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और ये इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर ये होगा कि जो ये हमारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर लेगा, इनको सराउंड कर लेगा। ठीक है, इसके नेगेटिव नेगेटिव, जैसे कि Na को सराउंड कर लिया किसने, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं, OH नेगेटिव आएगा, सॉरी, यहाँ पे OH नेगेटिव ने क्या कर लिया, इसको सराउंड कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें Cl की, यहाँ पे H पॉजिटिव ने इसको क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। ये सराउंडिंग क्या करेगी, एज अ शील्ड एक्ट करेगी। शील्ड का मतलब क्या है कि फर्दर Na और Cl को आसपास नहीं आने देगी, ताकि एक दूसरे से दोबारा कंबाइन करके NaCl ना बना ले। ठीक है, तो सिंपली ये होगा क्या कि ये जो आयंस है जिनको वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, हम क्या बोलेंगे, दीज आयंस आर सेड टू बी हाइड्रेटेड, यानी कि इनके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेटेड है। ठीक है, अब बात आती है, दो टर्म्स आती है, लैटिस एनर्जी और दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na और Cl के बीच में थी, इन दोनों को आपस में तोड़ने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमारी लैटिस एनर्जी। यानी कि जो आयंस हैं उनको आपस में अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ लैटिस एनर्जी। और जब भी क्या होता है, कोई आयन हाइड्रेटेड होता है तो उस टाइम पे एक एनर्जी दी जाती है जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व कब होगा बच्चों, जब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी को हम कैसे, डेल एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, हाइड्रेशन एनर्जी। जब ये ज़्यादा होगी किससे, लैटिस एनर्जी से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी तो कभी भी जो NaCl जो आयंस है वो आपस से अलग ही नहीं होंगे, और अलग ही नहीं होंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए ये कंडीशन है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा, किससे, लैटिस एनर्जी से। ठीक है, ये तो हो गया आयनिक का कॉन्सेप्ट। नॉन आयनिक में क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, नॉन आयनिक का तो नॉन पोलर का, उसके अंदर सिंपली क्या होगा कि जो सोल्यूट की इंटरेक्शन है, सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन है, या फिर सोल्वेंट की इंटरेक्शन है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बाकी उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर, एक तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ, हमने क्या पढ़ लिया, नेचर। सेकेंड है हमारा टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या करता है, कैसे इफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड की, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। क्या होता है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, यानी कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाती है तो हमारे घर में हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं गैस के ऊपर, ताकि और ज़्यादा शुगर उसके अंदर डिजोल्व हो। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ केस आ जाते हैं, जैसे कि पहला केस अगर हम लें कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक यानी कि जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है ना, अंदर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, भाई वहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लीच एटलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। लीच एटलियर प्रिंसिपल आपने कहाँ पे पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा होगा। लीच एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों, कि जब भी हम किसी चीज़ के अंदर कोई भी चेंज लाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस चेंज को रेजिस्ट करता है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रहना चाहता है। ठीक है भाई, इसमें हीट एब्जॉर्ब को ये फेवर कर रही है, लेकिन हम इसको हीट दे रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ऐसी पोजीशन पे जाना चाहेगी जहाँ पे दोबारा से हीट एब्जॉर्ब होने लगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है, क्योंकि हम इसको हीट दे रहे हैं, लेकिन ये क्या चाहती है, ये तो एब्जॉर्ब चाहती है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी हम हीट देते हैं तो जो रिएक्शन है हमारी फॉरवर्डली मूव करती है, यानी कि सिंपल सी बात है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड केस है बच्चों, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको फेवर करती है, हीट रिलीज को फेवर करती है। ठीक है, हीट रिलीज को, तो ये क्या करेगी, हम इसको हीट दे रहे हैं, ये फेवर भी किसको कर रही है, हीट रिलीज को, तो ये इधर की इधर ही रहना चाहेगी, यानी कि जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्डली मूव नहीं करेगी। ऐसे केस में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एंडो के केस में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, है ना, किसके अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और एक्सोथर्मिक के केस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है हीट इंक्रीज करने के ऊपर। ठीक है, एक थर्ड केस भी आता है जब क्या होता है कि हीट मतलब जो टेम्परेचर है उसका कोई पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि जब एक बार टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो पहले कई बार ऐसा हमने सोल्यूबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे जनरली कौन शो करता है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट वो ये शो करता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या हो, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही हो, मान लो पहले इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ सबसे ज़्यादा इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, ये वाला, है ना, यानी कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला केस होता है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा एक और चीज़ बस नोट करने वाली है कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना। हमने टेम्परेचर पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया, लेकिन प्रेशर का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, ऑलमोस्ट, सॉलिड तो इनकम्प्रेसिबल होते ही है और लिक्विड हमारे क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।